नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी से वाला नरपत सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है, जैसा कि हम जो बुक पढ़ रहे थे, ठीक है, कौन सी बुक थी ये? 6 क्लास की जो बुक थी, ठीक है, 6 क्लास की जो बुक थी, भाग फर्स्ट वाली। ठीक है, हमने अब तक जो चैप्टर हमने जो पढ़ लिए हैं, ठीक है, वो एक फर्स्ट चैप्टर राजस्थान का एक परिचय, ये भी हमने पढ़ लिया। इसकी क्लास आपकी मेरे यूट्यूब चैनल आरपीसी वाला नरपत सिंह के ऊपर, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, 5 चैप्टर हमने मेरी यूट्यूब जो हमारा चैनल है आरपीसी वाला नरपत सिंह, ठीक है, उसके यूट्यूब चैनल पर आपको ये पाँचों क्लास आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आज का हमारा जो क्लास रहेगी वो छठा चैप्टर हमारा रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में 4 चैप्टर और बचेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर पूरे होने के बाद में, ठीक है, पहले चैप्टर से और 10वें चैप्टर तक, ठीक है, जितने भी इसमें वन लाइनर के क्वेश्चन जो बनेंगे उनकी एक क्लास, ठीक है, उनकी एक क्लास मैं आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, और आज की हमारी जो क्लास रहेगी, ठीक है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अब देखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश को, ठीक है, वीएन मिश्रा ने, ठीक है, मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था। ठीक है, उसके बाद में हरिमोहन, ठीक है, हरिमोहन सक्सेना ने इसे 4 भागों में बांटा। ठीक है, अब जो हम वर्तमान में जो पढ़ते हैं वो हरिमोहन सक्सेना का भौतिक प्रदेश ही हम पढ़ते हैं, जो इन्होंने क्या हो गया 4 भागों में बांटा था। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से थे आपके? एक तो था थार का मरुस्थल, ठीक है, पूर्वी मैदान, अरावली प्रदेश, ठीक है, और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये इनके 4 भाग थे। ठीक है, इन 4 भागों को हरिमोहन सक्सेना ने बांटा था। ठीक है, सबसे पहले वीएन मिश्रा ने, ठीक है, 7 भागों में इसे बांटा था। ठीक है, अब चलते हम अध्ययन 6 की तरफ। ठीक है, पिछले अध्ययन में हमने राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पर राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। ठीक है, राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अब कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको देखो 1727 भी है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1727 भी आती है और कहीं कहीं पर 1722 भी आती है। यदि आपके ऑप्शन में ये दोनों हुई हो और आपसे पूछ ले कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपको ऑप्शन में 1722 ही करना है। ठीक है, अब 1727 का ये क्या रोल है? ठीक है, ध्यान रखना, गुरु शिखर के ऊपर एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है। ठीक है, उस मंदिर से, ठीक है, और नीचे तक, ठीक है, जो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1727, और उस मंदिर को हम हटा देते हैं, ठीक है, तब आता है 1722। ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोनों ही ऑप्शन में आपके 1727 भी आता है या 1722 भी आता है। ठीक है,
केवल आपको 1722 ही इसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है, आइए हमारे राज्य से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर इस अध्ययन में समझते हैं। ठीक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यधिक क्या है, जटिल है एवं विभिन्नता युक्त है। ठीक है, राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। अब देखो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है ये आपका राजस्थान है। ठीक है, इस अरावली पर्वतमाला का ये आपके अरावली पर्वतमाला है। ये वाली, ठीक है, ये क्या आपकी अरावली पर्वत माला है। ठीक है, और ये अरावली पर्वतमाला इसका 80% भाग, ठीक है, ध्यान रखना, इसका 80% भाग कौन से राज्य में है, तो अपने राजस्थान में है। ध्यान रखना, आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला का 80% भाग तो भारत के किस राज्य में है, तो ध्यान, भारत के राजस्थान राज्य में इसका 80% भाग है। ठीक है, इससे एक प्रश्न और भी बनता है कि अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत के कितने जिलों में है, तो देखना 4 जिलों में है। अब वो कौन कौन से है, पहला है आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा क्या है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी से, ठीक है, रायसीना की जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वतमाला का ही क्या है, भाग है। दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है और राष्ट्रपति भवन इसी रायसीना की पहाड़ी की तलहटी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको एक सामान्य जानकारी थी किसकी, अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य का पश्चिमी भाग कैसा है, मरुस्थलीय है एवं दक्षिण पूर्वी कैसा भाग है, एक पठारी भाग है। अतः भूभाग संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है इसमें अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्व का मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, पहला हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो है थार का मरुस्थल। ठीक है, अब देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल है। ध्यान रखना, पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान का कौन सा प्रदेश सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखना थार का मरुस्थल यहाँ पर सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। अब देखो ये आपका राजस्थान है। ठीक है, ये कह रहा है ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक ये यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ठीक है, यहाँ राज्य के 12 जिलों में, ठीक है, अब देखो यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है, तो 12 जिलों में है। ठीक है, 12 जिलों में है। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि अब 12 जिले तो सर आएंगे नहीं, क्योंकि अभी नए जिले और बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके बाड़मेर से बालोतरा बन गया, जोधपुर से फलोदी बन गया, ठीक है, गंगानगर से अनूपगढ़ बन गया, जालोर से सांचौर बन गया, नागौर से डीडवाना कुचामन बन गया। अब देखो वो तो बात ठीक है आपकी, ठीक है, परंतु अभी जो वर्तमान में जो एग्ज़ाम में
हो रही है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पुराने ही पूछे जा रहे हैं। अभी तक देखो सीटी हुई है, महिला सुपरवाइज़र हुई है, एलडीसी हुई है, उनमें क्या कि पुराना जीके ही के सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एक बार हम पुराने वाले को बेस बनाकर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ राज्य के 12 ज़िले हैं, ठीक है। कितने ज़िले? 12 ज़िले हैं जो थार के मरुस्थल में आते हैं, ठीक है। लगभग 61% भूभाग पर ये फैला हुआ है, क्या? थार का मरुस्थल। राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर ये फैला हुआ है? 61.11% पर, ठीक है। दारगना सीधा सीधा आपसे पूछे कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है, तो 61.11, ठीक है। अब देखो इसमें केवल 61% ही दे रखा है, परंतु जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनमें 61.11% है, ठीक है। यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर? थार के मरुस्थल में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40%, ठीक है। यह है मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अधिक जनसंख्या घनत्व, विश्व में ऐसा कोई भी मरुस्थल नहीं है जहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछे कि ऐसा विश्व का ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो दानगा थार का मरुस्थल। ना ही आपके आटाकामा मरुस्थल आएगा, ना सारा मरुस्थल आएगा, ना नाबीबिया मरुस्थल आएगा, ना गोबी का मरुस्थल आएगा, ठीक है। जब केवल आपका थार का मरुस्थल ही आएगा। ध्यान रखना इसमें जो आपको जो, अब देखो ये वाली लाइन है ना, मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में, यहाँ पर जो हम इसकी जो विशेषता पढ़ रहे हैं वो विश्व के मरुस्थल की में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है थार के मरुस्थल में। सबसे ज़्यादा पशु घनत्व ये भी कहाँ पर? आपके थार के मरुस्थल में, विश्व में, ठीक है। आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा पशु घनत्व कौन से मरुस्थल में पाया जाता है, तो दारना थार के मरुस्थल में, ठीक है। सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो भी आपके थार के मरुस्थल में होती है विश्व में, ठीक है। खनिज भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पीला पत्थर है, ठीक है। ये सभी प्रकार के जो खनिज है वो आपके थार के मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। विश्व के अन्य किसी मरुस्थल में ऐसी विशेषता नहीं है जो थार के मरुस्थल में है, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति भी क्या है? सबसे ज़्यादा है, कृषि भी है, सिंचाई के साधन भी है, सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है। ये ध्यान रखना विश्व में ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, एकमात्र थार का मरुस्थल है, ठीक है। आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना थार के मरुस्थल को, ठीक है। आगे चलते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, भारतीय महान मरुस्थल, ठीक है। ये कहाँ से है? बाड़मेर, जैसलमेर और
बीकानेर, ठीक है। बाड़मेर से लेकर बीकानेर का जो भाग है वो भारतीय महामरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान भी बदल लेते हैं। इन्हें बालों का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं, ठीक है। आपका एक प्रश्न यहाँ से भी एक बनता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो दरहना धोरे के नाम से भी जाना जाता है। अब बालू का जो स्तूप है, ठीक है, जैसे आपके हैं अर्धचंद्रा बालू का स्तूप, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है। सभी यहाँ पर बहुत सारे के बालू का स्तूप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से भी एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि बालू का स्तूप से, ठीक है। अब देखो अर्धचंद्राकार बालू का जो स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है, और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है, और पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये क्या है? बालू के स्तूप के प्रकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अतः अंतः प्रवाह प्रदेश में विभाजित किया जाता है। अब देखो थार का जो मरुस्थल है, ठीक है, आपको ये क्या है? राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। अब सबसे पहले इसने कहा क्या? मरुभूमि, ठीक है, ये आपकी पूर्ण रूप से मरुभूमि है। ये वाला भाग ना, ये कैसा आपका मरुभूमि है, अर्थात पूर्णतः वनस्पतिहीन क्षेत्र, ठीक है। चारों तरफ क्या है? रेत के टीले टीले, बिल्कुल, ठीक है, क्या है? रेत के टीले टीले। अब दूसरा है घग्गर का मैदान। अब देखो राजस्थान में जो घग्गर का मैदान है वो कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़, ये क्या है? घग्गर का मैदान है, ठीक है। घग्गर का मैदान कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में है और अनूपगढ़ में ये फैला हुआ है, ठीक है, घग्गर का मैदान, ठीक है। अब देखो अर्धमरुस्थलीय भाग। अब अर्धमरुस्थलीय भाग इसमें कौन सा है? जो आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें आपका बाड़मेर भी बाड़मेर आता है, जोधपुर का पूर्वी भाग आता है, ऊपर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला, ये पाली वाला भाग, ये सारा क्या है? अर्धमरुस्थलीय भाग है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद आता है आपका नागौर उच्च भूमि प्रदेश, ठीक है, ये आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका नागौर उच्च भूमि प्रदेश, ठीक है। इस नागौर उच्च भूमि प्रदेश में क्या है कि खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। नागौर उच्च भूमि प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे क्या है कि खारे पानी की झीलें पाई जाती है, ठीक है। नागौर उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वतसर है, ठीक है। नागौर उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वतसर है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या आता है? अंतः प्रवाह प्रदेश, ठीक है। अब देखो अंतः प्रवाह प्रदेश कौन सा? आपका शेखावाटी वाला एरिया, जो कातली नदी ना, ठीक है, जो ये ऐसे बहती है, ये भी क्या है? एक थार के मरुस्थल का ही एक भाग है, ठीक है, अंतः प्रवाह प्रदेश में, ठीक है। ये देखो ये आपका थार का मरुस्थल
हो चुका है। ठीक है, इस थार के मरुस्थल को आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ इसमें आपको समझा दी है। इसमें देखो आपको एक एक इसकी एक एक लाइन के अंदर क्या बने हुए हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली पर्वत, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अब देखो राजस्थान के मध्य भाग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। सीधा सीधा आपसे एक दो प्रश्न इसमें आपके तैयार होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं आपके दो प्रश्न? एक तो आपका ये प्रश्न तैयार होता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, एक तो ये प्रश्न हो गया। और एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो ध्यान रखना 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला का क्या है, विस्तार है। ठीक है, 9। अब यहाँ पे देखो 9 है ना, ये 9.1 है। ठीक है, अब ये 9.1 आपको कहाँ मिलेगा? हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में आपको ऑप्शन में 9.1 आए या फिर 9% आए, तो आपको 9.1 करना है। ठीक है, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ाब्रह्म से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में इसका विस्तार है। किसका? अरावली पर्वतमाला का। ठीक है, आज से पूछे अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है? तो गुजरात के एक पालमपुर एक स्थान है, वहाँ के खेड़ाब्रह्म गांव से स्टार्ट होती है और उत्तर में दिल्ली के रायसीना, ठीक है, दिल्ली में अरावली पर्वतमाला को रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है, जिसके ऊपर आपके राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली के रायसीना तक इसका विस्तार 692 किलोमीटर है इसका टोटल। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर है। ठीक है, आपसे पूछे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है? तो देखना अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, और गलत नहीं होना चाहिए आपका। आगे चलते पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो 1722 है। ठीक है, और कहीं कहीं पर 1727 भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, परंतु दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 1722 ठीक करना है। ठीक है, इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्वी की ओर प्रसार को क्या है, रोकने का काम करती है। ठीक है, इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल भी है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव, जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर
पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में क्या करती है, वर्षा का काम करती है। ठीक है, इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका एक प्रश्न और बनता है कि आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो दरअसल अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो राज्य के सिरोही जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में, राज्य के सिरोही जिले में है। यहाँ सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब दाना यहाँ पर 1727 भी आता है, जो मैंने आपको और बता दिया है। अब देखो ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। ठीक है, अब देखो ये मरुस्थलीय प्रदेश था। ठीक है, ये इसमें आपके ये राजस्थान, ये आपका क्या बोलते हैं, चूरू वाला भाग है, बीकानेर वाला भाग है, फलोदी वाला भाग है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये वाला इसमें पूरा भाग है। ठीक है, उसके बाद में जो ये आपको ये रेड है, ठीक है, ये वाला भाग, ये क्या है, अर्ध सूक्ष्म। ठीक है, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल वाला भाग, जिसमें आपका शेखावाटी प्रदेश भी आता है, लूणी बेनिस वाला भाग भी आता है। ठीक है, ये पाली वाला, ये पूरा का पूरा पाली प्रदेश भी आता है। ठीक है, उसके बाद में अरावली प्रदेश। अब देखो अरावली प्रदेश का जो भाग है, जो यहाँ से सिरोही से और यहाँ उदयपुर, ठीक है, सिरोही से उदयपुर, ये वाला भाग, ऐसे ऐसे ये सारा क्या है, अरावली प्रदेश है। ठीक है, अरावली प्रदेश की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, अरावली प्रदेश का उत्तरी बिंदु कौन सा है, खेतड़ी है। ठीक है, आपसे पूछे कि अरावली का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कहाँ पर ये समाप्त होती है, तो दारणा नीम का थाना के पास में एक खेतड़ी स्थान है। ठीक है, वहाँ पर ये ख़त्म होती है। अब देखो खेतड़ी स्थान से आप सोच रहे होंगे ये तो झुंझुनू में आता है, परंतु अभी वर्तमान में 19 नए ज़िले और बने हैं। ठीक है, जिसमें से झुंझुनू की खेतड़ी तहसील को और सीकर के नीम का थाना को अलग करके एक नीम का थाना जिला और बना है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि मान लो आपका करंट नए ज़िलों से भी मान लो कोई प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होए। ठीक है, उसके बाद में अब ये देखो ये पूर्व का अब देखो ये पूर्व का मैदान है, ये आड़ोती प्रदेश है, ये और हम आगे पढ़ लेते हैं इसको। अब क्या आ गया, पूर्व का मैदान। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सी नदी, चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा क्या है, निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यहाँ मैदानी राज्य के लगभग 23% भाग पर ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न ये बन सकता है कि पूर्वी मैदान, ठीक है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 23% भाग पर यहाँ पर ये फैला हुआ है, और 39% यहाँ पर क्या रहती है, पॉपुलेशन यहाँ रहती है। ठीक है, चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहिड़ या डांग या उत्कात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बिहिड़ किस नदी में देखने को मिलते हैं, तो उदाहरण आपके चंबल नदी पर।
डांग, ठीक है, ये भी कहाँ है, चंबल नदी पर है। उत्थाक भूमि, ये भी कहाँ पे, चंबल नदी पर। कहाँ से, कोटा से धौलपुर तक, ठीक है। अब आपसे पूछे कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो दाना आपके करौली ज़िले को। डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली ज़िले को, ठीक है। बिहिड़, आपसे पूछे कि बिहिड़ राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो दाना सवाई माधोपुर में, ठीक है। बिहिड़ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, आपके सवाई माधोपुर में, ठीक है। और डांग की रानी, ठीक है, किसे कहा जाता है, करौली ज़िले को, ठीक है। उत्थाक भूमि, ठीक है, बिहिड़ वाली जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो ये जो 40% है, ये यहाँ पर 40% नहीं आएगा, ये 39% आएगा, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ पर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के का जो बीच वाला भाग है। अब देखो ये आपका क्या है, राजस्थान है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है आपका बांसवाड़ा और इसके ऊपर क्या है, ये है प्रतापगढ़, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि माही नदी का, ठीक है। अब ये देखो ये माही नदी कहाँ से आती है, एमपी से, ठीक है, महज झील से आती है और ये ऐसे बहती है, ठीक है। अब जो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला तो जो ये बीच का है, ठीक है, इसको बोलते हैं माही का मैदान, ठीक है। ध्यान रखना, माही का जो मैदान बना हुआ है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्या है, बीच में स्थित है, ठीक है। 56 गांव के समूह व 56 नदी नालियों से इस मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछे कि 56 का मैदान है कहाँ पर, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और माही का मैदान ये भी आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, ठीक है। ये देखो ये वाला हिस्सा नीचे तो क्या आपका बांसवाड़ा है और ऊपर क्या आपका प्रतापगढ़ है। ये इस भाग को कह रहा है जहाँ पर माही नदी बहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं 56 का मैदान, ठीक है। अब 56 का मैदान क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 56 गाँवों का क्या है, एक समूह बना हुआ है और उन 56 जो गांव हैं उनके क्या है, छोटे छोटे नदियों के क्या है, नाले बने हुए हैं और वो नाले कहाँ मिलते हैं, माही नदी में जाके मिलते हैं, इसी हमारी इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन, अपना लास्ट टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे अपन आड़ोती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जो प्राचीन काल में हाड़ा वंश शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। अब देखो हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भाग में है, यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ पर है, दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ठीक है। हाड़ौती का जो पठार है, ठीक है, ठीक है, जो हाड़ौती का जो भाग है उसमें राजस्थान के कितने ज़िले आते हैं, तो दाना आपके 4 ज़िले इसमें आते हैं। पहला कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। ये 4 ज़िले आपके हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, ठीक है। यहाँ राज्य के लगभग 7% भाग पर ये फैला हुआ है। कौन सा, हाड़ौती का पठार, या फिर इसको दक्षिण पूर्वी पठार बोल सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की अधिकांश मिट्टियाँ कैसी है, लावा निर्मित और मध्य काली है। जो उपजाऊ मिट्टी
है, ठीक है। कैसी है? लावा निर्मित है। और कैसी है? मध्यम काली है। अब आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की मिट्टी मध्यम काली है, तो ध्यान रखना हाड़ौती के पठार की, या हाड़ौती का पठार आपको ऑप्शन में ना देकर आपको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी दे सकता है, ठीक है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख अब कौन कौन से हैं? सिरोही में उड़िया का पठार, ठीक है। ध्यान रखना राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद में आबू का पठार, ये आता है आपके सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब देखो दोनों ही पठार, पहला और दूसरे नंबर का जो दोनों पठार कहाँ पर आपके सिरोही जिले में है, ठीक है। आपसे पूछे राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आबू का पठार है, ठीक है। उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, अब देखो भोराट का पठार आपके ये कहाँ पर है, एक बार आपको मैं मैप से, तो ज्योग्राफी जो पढ़ने का अलग ही मज़ा है वो है राजस्थान का मैप। अब देखो ये तो क्या है आपका उदयपुर है, और ये क्या है यहाँ आपका राजसमंद है, ठीक है। इसके जो बीच का भाग है ये वाला भाग, ठीक है। उदयपुर से राजसमंद का जो ये बीच का भाग है, ठीक है, इसे बोलते हैं भोराट का पठार। ये कभी कभी आपके एग्जामों में भी पूछा जाता है कि भोराट का पठार किन दो जिलों के मध्य स्थित है, तो उदाहरण उदयपुर और राजसमंद के मध्य में भोराट का पठार है, ठीक है। और भोराट पठार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ठीक है। अब देखो भोराट के पठार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा पठार है जिसमें से नदियाँ, आधी नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी में और आधी नदियाँ कहाँ जाती है? अरब सागर में, ठीक है। एकमात्र भोराट का पठार ऐसा पठार है जिसमें आधी नदियाँ तो आपके बंगाल की खाड़ी में और आधी नदियाँ आपके अरब सागर में जाती है, ठीक है। भोराट का पठार दो बराबर भागों में नदियों को बांटता है। आधी नदी कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में, और आधी नदी कहाँ जाती है? अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद में आता है चित्तौड़ में स्थित मेसा का पठार, ठीक है। मेसा के पठार पे ही आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। चित्तौड़ व भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, ठीक है, ऊपरमाल का भी पठार, इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वो कैसे पूछे जाते हैं? चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो लसाड़िया का पठार ये कहाँ पर है? ये आपके, अब देखो इस बुक में तो आपके उदयपुर और प्रतापगढ़ है, ठीक है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार, ठीक है। परंतु वर्तमान में आपके जो 19 नए जिले जो बने हैं, ठीक है, अब उसमें जो लसाड़िया का जो पठार है वो कहाँ आएगा? आपका सिलुम्बर जिले में आएगा, ठीक है। कौन से जिले में? आपका सिलुम्बर, ठीक है, सिलुम्बर जिले में आएगा। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार, ठीक है। अब इसमें देखो पुराना क्वेश्चन पूछे तो आपको उदयपुर करना है, ठीक है। यदि आपसे नए जिले के अनुसार पूछे तो आपको सिलुम्बर करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। कल हम राजस्थान की जलवायु और ऋतु चक्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब तक के लिए